हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6। पिछले वाले वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 5 देख ली है। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आपको पीछे वाले जितने भी वीडियो हो गए हैं पीछे, वो सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। आपका जो भी चैप्टर या जो भी वीडियो रह गया है, आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली है हमारी आज 6। प्रश्नावली का नाम है घन एवं घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। पिछले वाली प्रश्नावली थी वर्ग और वर्गमूल। अब ये प्रश्नावली जो 6 है, अध्याय 6, ये है हमारे घन और घनमूल। तो वर्ग और वर्गमूल के जैसे ही हमें अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रश्नावली में। जहाँ हम वर्गमूल निकालने के लिए दो दो संख्याओं का जोड़ा बना रहे थे, इसमें केवल तीन तीन संख्याओं का क्या बनाना है, जोड़ा। बस यही अंतर है। बाकी कुछ क्वेश्चंस है, उनके माध्यम से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो घन और घनमूल के बारे में सबसे पहले जिस प्रकार वर्ग के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी, उसी प्रकार हम घन के बारे में भी थोड़ी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे कि घन किसे कहते हैं, घन संख्या क्या होती है, इकाई अंक क्या होते हैं इसमें, और कितने कितने के जोड़े बनते हैं, किस प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले घन की डेफिनेशन। किसे कहते हैं घन? संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करना। संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा करना? दो बार गुणा करना। मैंने किताब में देखा है, ये लिखा हुआ है 3 बार गुणा करना। तो 3 बार यदि हम गुणा करेंगे संख्या को, तो वो तो फिर ज़्यादा गुणा हो जाएगा। यदि हम संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जैसे हम कोई भी संख्या ले, एक बार यदि 3 बार गुणा करूंगा मैं, 3 बार गुणा करने का मतलब हो गया, जैसे मैंने 2 को गुणा किया 2 से, तो ये एक बार गुणा हुआ, कितना आया, 4। फिर मैंने वापस 4 को गुणा किया 2 से, तो ये 2 बार गुणा हो गया, कितना हो गया, 8। फिर मैंने वापस 3 बार गुणा करूंगा, तो 8 को 2 से और गुणा करूंगा तो ये तो 16 हो जाएगा। एक बार गुणा, 2 बार गुणा, 3 बार गुणा हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। या फिर एक डेफिनेशन और बना सकते हैं हम, एक संख्या को 3 बार लेकर, हाँ 3 बार जरूर लिया जा सकता है, लेकिन 3 बार गुणा नहीं करना है। 3 बार ले सकते हैं, तो एक संख्या को 3 बार लेकर गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया है एक 5 का घन। किसका घन निकाल रहे हैं हम, 5 का घन। तो 5 को हमने कितनी बार लिया है, एक बार, 2 बार और 3 बार। तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और फिर जो भी 25 है उसको 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 125। यहाँ पर देखिए हमने केवल 2 ही बार गुणा किया है। कितनी बार गुणा किया है, 2 बार। तो 5 को 5 से गुणा करने पर 25, और फिर 25 को 5 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 125। तो 5 का जो घन है वो कितना हो जाएगा, 125। इसी प्रकार यदि हम 10 का घन करें, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे, और फिर वापस किससे गुणा करेंगे, 10 से। एक बार गुणा और 2 बार गुणा। तो 2 बार गुणा करने पर कितना आ गया, 1000, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 को वापस 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। या फिर 5 को 5 से गुणा किया एक बार, 25 आ गया। फिर 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। तो कुल मिला के हमें एक संख्या को 3 बार लेकर क्या करना है, गुणा करना है। इतने में हमारे पास से उस संख्या की घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, घन संख्या। अब है कि घन को n की पावर 3 से दर्शाया जाता है। जैसे हम वर्ग को n की पावर 2 से दर्शा रहे थे, इसी प्रकार हमें घन को किस प्रकार दर्शाना है, n की पावर 3। n की पावर 3 का मतलब होता है घन। तो हम घन को किस प्रकार दर्शाएंगे, n की पावर
3 से दर्शाया जाता है। जैसे यदि हमें 6 का घन निकालना है तो हम 6 की पावर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 की पावर 3। और 6 की पावर 3 का मतलब होता है 6 को 3 से गुणा नहीं करना होता। 6 की पावर 3 का मतलब है 6 को 3 बार लेकर क्या करना है? गुणा करना है। तो 6 को 6 से गुणा किया तो 36, और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। इसलिए 6 की पावर 3 मतलब 6 का घन कितना होगा? 216। आगे देखते हैं अब पूर्ण घन संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण घन संख्या। संख्या को संख्या से गुणा करने पर तो क्या प्राप्त होता है? वर्ग। और संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर घन प्राप्त होता है। जो संख्या प्राप्त हुई है उसे कहा जाएगा घन संख्या। जैसे यहाँ पर 216 प्राप्त हुई है तो 216 यहाँ पर क्या है? घन संख्या है। 216 क्या है? घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या किसे कहेंगे? संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या। प्राप्त संख्या। अब जो संख्या प्राप्त होगी उसे पूर्ण घन कहा जाएगा। पूर्ण घन संख्या कहा जाएगा। संख्या को 2 संख्या से 2 बार गुणा करना तो घन कहलाता है, लेकिन जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहा जाता है पूर्ण घन संख्या। जैसे 1 को 1 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया तो 1 आया। तो यहाँ पर 2 2 2 का 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। इसी प्रकार 3 को 3 बार लेकर गुणा करेंगे तो 27। 7 को 3 बार लेकर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 343। तो लिखेंगे यहाँ प्राप्त संख्याएं 1, 8, 27 और 343 है, वो पूर्ण घन संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण घन संख्याएं। आगे देखते हैं हम हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या। यह हार्डी रामानुजन है वो एक गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ। तो इनकी जो संख्या है, इन विशेष प्रकार की संख्या है। तो किस प्रकार हार्डी रामानुजन संख्याओं का हुआ, तो वो देखते हैं कि कौन सी संख्या हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हार्डी रामानुजन संख्या की? वह संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीके से लिखा जा सके। दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा सके, हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। एक ही संख्या को यदि हम दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीके से लिख दे तो उसे कहा जाता है हार्डी रामानुजन संख्या। जैसे सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है 1729। 1729 क्यों है 1729 सबसे छोटी रामानुजन संख्या? तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी एक कहानी है। कहानी क्या है इसकी? एक हार्डी रामानुजन की कहानी। एक बार क्या हुआ, हार्डी रामानुजन है वो यात्रा कर रहे थे, उनके पास से एक क्या निकला? टेम्पू। तो टेम्पू का उन्होंने पीछे वाले नंबर पर उनकी नज़र गिरी। तो नज़र गिरने पर उन्होंने देखा कि टेम्पू का जो नंबर है पीछे प्लेट पर, नंबर प्लेट पर, वो नंबर है 1729। तो 1729 का उन्होंने देखा कि 1729 है, उसको उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में चिन्हित किया। जैसे उन्होंने देखा कि ये 1729 को मैं 1728 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो वापस जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 1729। यहाँ पर 1728 भी घन संख्या है और एक भी क्या है? घन संख्या। फिर उनकी अचानक से उन्हें याद आया कि 1729 को मैं 1000 प्लस 729 भी लिख सकता हूँ, और 1000 भी घन संख्या और 729 भी क्या है? घन संख्या। तो उन्होंने इस प्रकार 1729 को दो अलग अलग घनों के योग के रूप में व्यक्त करना बताया। तो ये सबसे छोटी संख्या है जिसे हम दो घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो 1729 को मैं 1728 प्लस 1 लिख सकता हूँ, जिसमें 1728 तो हो जाएगा 12 का क्यूब और 1 हो जाएगा 1 का क्यूब। इसी प्रकार 1729 को मैं 1000 प्लस 729 भी लिख सकता हूँ, और 1000 तो हो जाएगा 10 की पावर 3 मतलब 10 का क्यूब, और 729 हो जाएगा 9 का क्यूब।
तो दोनों को अलग अलग तरीके से लिख दिया। एक ही संख्या को दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखना। आगे है अन्य हार्डी रामानुजन संख्या। कुछ और भी उन्होंने हार्डी रामानुजन संख्या बताई, जैसे 4104। 4104 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4104 को अलग अलग तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं? एक तो 2 की पावर 3 और 16 की पावर 3। 2 की पावर 3 और 16 की पावर 3, जब इनको आप हल करोगे तो भी 4104 आएगा। और 9 की पावर 3 प्लस 15 की पावर 3 करोगे तभी भी आपके आंसर कितना आएगा? 4104। इसी प्रकार 13832, इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं हम। एक तो 18 की पावर 3 प्लस 20 की पावर 3, और एक लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 प्लस 24 की पावर 3। तो हमने एक ही संख्या को दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है। दोनों ही अलग अलग तरीके हो गए, एक ये तरीका हो गया और दूसरा ये तरीका हो गया। तो इस प्रकार ये संख्याएं हार्डी रामानुजन संख्याएं कहलाती है। तो इसका छोटा सा 1 नंबर का प्रश्न आता है कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या लिखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1729। यह है सबसे छोटी रामानुजन संख्या। आगे बात करें इकाई अंक की जानकारी। जैसे हमने वर्ग में इकाई अंक की जानकारी प्राप्त की थी, वैसे ही हमें यहाँ पर भी इकाई अंक की क्या करनी है? जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले है संख्या का इकाई अंक 1 हो तो इसकी घन संख्या का इकाई अंक भी 1 होगा। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 1 आ रहा है तो जब हम उसका घन करेंगे तो जो घन संख्या प्राप्त होगी उसमें भी इकाई अंक कितना होगा? 1। इसका मतलब एक इकाई अंक वाली संख्या का जब हम घन करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1। जैसे हमने 11 का घन किया, 11 का क्या किया? घन। 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 का मतलब होता है 11 गुणा 11 गुणा 11, और गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 1331। तो एक इकाई अंक वाली संख्या का जब हमने घन किया तो घन संख्या में भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 1। तो याद रखना 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। अब चाहे आप घन करो तो भी 1 होगा, और घनमूल करो, वापस घनमूल करो तो भी कितना होगा? 1। आगे है संख्या का इकाई अंक 2 हो तो इसकी घन संख्या का इकाई अंक 8 होगा। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 2 आ रहा है तो उसका जब हम घन करेंगे तो जो घन संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक कितना होगा? 8। तो 2 का 8 हो जाएगा। जैसे 12 का घन करें, 12 का घन मतलब 12 की पावर 3, तो 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1728। तो इकाई अंक 2 वाली संख्या का जब हम घन करेंगे तो घन संख्या में इकाई अंक कितना आएगा? 8 आएगा। तो 2 वाली संख्या का जब घन करेंगे तो आंसर या इकाई अंक कितना आएगा? 8 आएगा। तो 2 का 8 याद रखना आपको। इसी प्रकार आगे है संख्या का इकाई अंक 3 हो तो इकाई अंक कितना प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। जैसे 13 का घन करें, 13 में इकाई अंक 3 है तो 3 का कितना हो जाएगा? 7। 3 इकाई अंक वाली संख्या का जब हम घन करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। इसी प्रकार इकाई अंक 4 वाली संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। जैसे यदि किसी संख्या में इकाई अंक 4 है तो उसका घन करने पर इकाई अंक कितना होगा? 4। तो 1 का 1 प्राप्त होता है, 2 का 8 प्राप्त होता है, 3 का 7 हो जाएगा, 4 का 4 रहेगा। 4 का कितना रहेगा? 4। और इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक भी घन संख्या में भी इकाई अंक कितना होगा? 5। जैसे 5 के लिए हम 15 लेते हैं, 15 का हम घन करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 5। इकाई अंक कितना आ जाएगा? 5। तो 5 की पावर यदि हम 3 करें तो इकाई अंक का वो कितना आएगा? 5। कोई भी संख्या हो सकती है। हम यहाँ पर इकाई अंक 5 है तो उसका घन करने पर भी कितना आएगा? इकाई अंक 5 आएगा। इकाई अंक 6 हो तो घन संख्या में भी इकाई अंक कितना होगा? 6।
यहाँ पर यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसका घन करने पर भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। और इकाई अंक 0 होने पर इकाई अंक कितना होगा, 0। जैसे हम 10 में इकाई अंक कितना है, 0, तो इसका घन करेंगे तो भी इकाई अंक कितना आएगा, 0। लेकिन याद रखना, जैसे हमने वर्ग में पढ़े थे कि 0 की संख्या वर्ग संख्या में सम होती है, वैसे ही घन में 0 की संख्या 3 का गुणज होती है, तो 3 होगी या 6 होगी, 9, 12, इस प्रकार 0 होंगे। तो हमने जो पढ़ा है अभी उसका एक सार लिख लेते हैं हम, कि इकाई अंक यदि 1 है तो घन संख्या में भी इकाई अंक कितना होगा, 1। यदि 2 है तो कितना होगा, 8। 3 है तो कितना होगा, 7। 4 है तो 4। 5 है तो 5। 6 है तो 6। 7 है तो 3 हो जाएगा। 8 है तो 2 हो जाएगा। 9 है तो 9 रहेगा। और 0 है तो 0 रहेगा। मतलब इकाई अंक 1 के लिए 1, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9, 0 के लिए 0। तो इकाई अंक क्या क्या है, 1, 4, 5, 6, 9 और 0। ये यदि इकाई अंक आ जाए तो ये है वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन यदि 2 आ जाए तो 2 का 8 हो जाएगा और 8 का कितना हो जाएगा, 2। 3 का 7 हो जाएगा और 7 का कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार यदि हम किसी संख्या का घन करें तो हम इकाई अंक है वो आसानी से बता सकते हैं। आगे देखते हैं हम अब घनमूल किसे कहा जाता है। तो जिस प्रकार वर्गमूल है वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, उसी प्रकार घनमूल भी घन की क्या है, प्रतिलोम संक्रिया। तो यहाँ पर घनमूल है वो घन की क्या है, प्रतिलोम संक्रिया है, रिवर्स प्रोसेस है। जैसे 2 की पावर 3 8 होता है, तो जब 8 का घनमूल निकालेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, 2। और इसे क्यूब रूट के द्वारा, मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर पावर इधर कितनी लगी होती है, 3। तो इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो होता है वर्गमूल का। और यदि हम इसके आगे 3 लगा दें यहाँ पर, तो ये अब क्या बन गया, घनमूल बन गया। ये किसका सिंबल बन गया, घनमूल। तो घनमूल को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। जैसे यदि हमें 64 का वर्गमूल निकालना है तो हम 64 का वर्गमूल इस प्रकार लिखकर आगे क्या लिखेंगे, 3। 64 किसका होता है, 4 का। तो ये था हमारे पास थोड़ी सी जानकारी घन और घनमूल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1। तो सबसे पहले तो हम प्रश्नावली 6.1 से पहले जो हमने पढ़ा है वो था घन और घनमूल के लिए सामान्य जानकारी। जिस प्रकार हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी, वैसे ही हमने जानकारी प्राप्त की है घन और घनमूल के बारे में। तो आपको इस प्रकार ये बेसिक है वो समझ में आ गया होगा। साथ ही अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम करेंगे प्रश्नावली 6.1। तब के लिए टाटा, बाय बाय।